Good evening, student. I am Rohit Rathore, your biology teacher from Smart Indian Model School. स्टूडेंट, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए। और लास्ट पीरियड में मैंने इम्यूनोलॉजी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें बहुत ही कम स्टूडेंट, आई थिंक 5 और 6 स्टूडेंट आए थे। तो उस टॉपिक को हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, ये नोट्स मैंने आपको पढ़ाने के लिए एज अ शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए थे, लेकिन आप इसकी हेल्प लेकर अपनी बुक से फेयर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्यूनोलॉजी क्या होता है। एज यू ऑलरेडी नो, एबिलिटी ऑफ बॉडी प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज़। ठीक है, हमारी बॉडी जो फॉरेन जितनी बॉडीज़ होती हैं, जो जैसे फॉरेन बॉडीज़ जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस, इनसे हमारी बॉडी की एबिलिटी जो होती है वो इनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसी को हमारी इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद ये 2 टर्म्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ इम्यूनिटी, डिसीज़ रेजिस्टेंस, एंड सेकंड वन इज़ लैक ऑफ इम्यूनिटी। इसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट, कोई पर्सन है जो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम डिसीज़ रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, डिसीज़ रेजिस्टेंट। और अगर जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसको हम ससेप्टेबल बोल सकते हैं। तो ये 2 टर्म्स हैं। उसके बाद इम्यूनिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो ये पेरेंट से ही उसको मिलती है। इसको इनेट या नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये बाय बर्थ हमें प्रोटेक्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ। इसका दूसरा पॉइंट है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट लैक्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इन्वेडर। ठीक है, ये किसी भी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए नहीं होती है। ये जितनी भी डिसीज़ हैं सबको एक समान, एक जैसे ही ट्रीट करती है। प्रोवाइड डिफेंस बैरियर टू एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स। ठीक है, और इनेट इम्यूनिटी की एक खास बात यह है कि ये जो बैरियर हैं, ठीक है, जिससे कि फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बॉडी जो कि बैक्टीरिया, वायरस होता है, वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं करता है बैरियर के थ्रू। ठीक है, तो ये बैरियर प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। अब ये 4 टाइप्स बैरियर हम देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 है फिजिकल बैरियर, नंबर 2 है फिजियोलॉजिकल बैरियर, नंबर 3 है सेलुलर बैरियर, एंड नंबर 4 है साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको नंबर 4। तो स्टेप वाइज 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल बैरियर। ठीक है, अभी हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनेट इम्यूनिटी, इसके 4 बैरियर हैं। नंबर 1 पे है फिजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 ए स्किन, और नंबर जो इसमें बी पड़ा है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखिए, जितने भी फॉरेन पार्टिकल हैं तो सबसे पहले वो हमारी स्किन पर अटैक करेंगे। तो स्किन एज अ बैरियर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, टफ लेयर होती है और प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये तो स्किन का वर्क हो गया, फंक्शन हो गया। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, कैसे जो फॉरेन पार्टिकल हैं इसको रोकती है। ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इमोबिलाइज देम। ठीक है, अगर स्किन से बचकर भी जो फॉरेन पार्टिकल हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उसको जो म्यूकस होता है हमारी बॉडी के अंदर वो रोकता है। ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ट्रैप करता है म्यूकस, और उसको इमोबिलाइज कर देता है, जिससे कि मूव नहीं कर पाते हैं आगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल एंटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ट्रैप इन म्यूकस। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर एंटर कर भी जाते हैं तो म्यूकस उसको वहीं पर ट्रैप कर देता है। सीलिया स्वीप देम इनटू फेरिंग्स एंड इट एलिमिनेट विद फीसेस। ठीक है,
और जो हमारे म्यूकस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें सीलिया होते हैं, तो सीलिया इन पार्टिकल्स को स्वीप कर देता है और फाइनली हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फीसेस बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है फिजिकल बैरियर। इसमें 2 टाइप्स के बैरियर आपने देख लिए, नंबर 1 स्किन एंड सेकंड वन इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हम नंबर 2 बैरियर की बात करेंगे जो कि है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है एसिड ऑफ स्टमक एंड सेकंड है लाइसोजाइम। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमारी जो स्टमक होती है उसमें डाइजेशन के लिए एसिड होता है जो कि HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन से बचकर, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं, अगर उनसे भी वो बचकर स्टमक में आते हैं तो ये एसिड उनको किल कर देता है और इस प्रकार हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एसिड ऑफ स्टमक की जो कि HCl होता है। उसके बाद लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो टीयर्स और सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, इन टीयर्स एंड सलाइवा लाइसोजाइम आर फाउंड। अटैक बैक्टीरिया एंड डिजोल्व देयर सेल वॉल। ठीक है, ये बैक्टीरिया को कैसे डिजोल्व करता है, उसकी जो सेल वॉल होती है उसको डिजोल्व करके किल कर देता है। ठीक है, लाइसोजाइम। और ये कहाँ मिलता है, टीयर्स में एंड सलाइवा में। अब कंफ्यूज ना होना, कुछ बच्चे इसमें बोल रहे थे कि लाइसोजाइम नहीं पाया जाता है सलाइवा में तो टाइलिन पाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट टाइलिन जो होता है वो अमाइलेज का डाइजेशन करता है जबकि लाइसोजाइम फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। अब हम थर्ड बैरियर पर आते हैं जो कि है सेलुलर बैरियर। ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा है इसमें सेल्स इन्वॉल्व होती हैं और सेल्स कौन सी होती हैं, WBC एंड मैक्रोफेज और NK सेल। ठीक है, WBC जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है, WBC को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। उसके बाद मैक्रोफेज है और उसके बाद NK सेल है। NK इसकी फुल फॉर्म होती है नेचुरल किलर सेल। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं सेल्स के जो हमारी बॉडी में बैरियर एज अ बैरियर वर्क करती हैं और फॉरेन पार्टिकल को किल करती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ल्यूकोसाइट कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए ल्यूकोसाइट जो होती हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स भी होती हैं, मोनोसाइट होती है और फेगोसाइट होती है। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये हाईली मोटाइल और फेगोसिटिक किलर होती हैं। ठीक है, मतलब एक जगह जैसे जहाँ पर भी इन्फेक्शन हो रहा है तो ये वहीं पर चले जाती हैं, मूव कर जाती हैं, इसलिए इसको मोटाइल बोलते हैं। उसके बाद जो मोनोसाइट होती है, ये आप एरो देख रहे हैं नीचे, इस वाली लाइन में आप पढ़ना है। मोनोसाइट क्या होती है, अमेवॉइड होती है। अमीवाइड इन शेप, मतलब ये अमीवा की शेप में होती है। ये भी मोटाइल होती है, फेगोसाइट होती है एंड इट ऑल्सो एनगल्फ बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो सेल होती हैं ये बैक्टीरिया को एनगल्फ कर जाती है, यानी कि इसको खा जाती हैं। उसके बाद आता है मैक्रोफेज। ठीक है, 3 टाइप्स हमने बताया आपको सेल, जो सेलुलर बैरियर होता है उसमें 3 टाइप सेल्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज एंड NK सेल्स। अब हम बात करते हैं मैक्रोफेज की। मैक्रोफेज जो होते हैं वो फिक्स्ड भी होते हैं एंड वांडरिंग भी होते हैं, मतलब एक जगह पर भी रह सकते हैं और वांडरिंग यानी कि दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, मोटाइल भी होते हैं। तो मैक्रोफेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैक्रोफेज, ये सब आप ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले अगर मैक्रोफेज लंग्स में होता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेज। ठीक है, अगर ये लंग्स में पाया जा रहा है तो उसका नाम होता है पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेज। और अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में होता है तो दे आर कॉल्ड हिस्टोसाइट। ठीक है, अगर लीवर में होता है तो कफर सेल बोलते हैं इसको, और किडनी में होता है तो ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल बोलते हैं। अगर ब्रेन में होता है तो उसको माइक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं, और बोन में होता है तो ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इतने सारे नेम हैं इसके मैक्रोफेज के। तो जहाँ पर जितनी भी अलग अलग जगह पर ये पाया जाता है इसको अलग अलग नेम से पुकारा जाता है। उसके बाद जो थर्ड हमारी सेल्स थी वो थी NK सेल, यानी कि नेचुरल किलर सेल। अब ये क्या होती है, कहाँ मिलती है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। ठीक है, ये एक लिम्फोसाइट है जो कि स्प्लीन और लिम्फ नोड में मिलती है। रेड बोन मेरो डिस्ट्रॉय टारगेट सेल्स। ठीक है, उसके बाद ये लिम्फ नोड
स्प्लीन और रेड बोन मेरो में मिलती है। उसके बाद ये क्या करती है, डेस्ट्रॉय टारगेट सेल बाय साइटोलिसिस। ठीक है, ये जो डिस्ट्रॉय करती है फॉरेन मॉलिक्यूल को, ये कैसे डिस्ट्रॉय करती है, या तो ये साइटोलिसिस कर देती है यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ सेल, या फिर एपोप्टोसिस कर देती है जो कि नेचुरल सेल्स होती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो जितनी भी सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आरबीसी है तो उसका लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज। तो आफ्टर 120 डेज इट बिकम डाई। ठीक है, जो सेल्स होती हैं वो डाई हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं नेचुरल सेल डेथ। तो जितनी भी ये सेल डाई हो जाती हैं, इनका लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है, तो ये स्प्लीन में चली जाती हैं। ठीक है, और इनको किल कौन करता है, इनको फिनिश कौन करता है, एनके सेल करती है। नंबर 4 है हमारा बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये साइटोकाइन बैरियर हमारा लास्ट बैरियर है। इसके बाद हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। अभी तक हम इनेट इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, तो 4th वन है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर एक्चुअली, साइटोकाइन इज़ अ प्रोटीन, ठीक है, विच फाउंड इन वायरस इन्फेक्टेड सेल। हमारी बॉडी में जैसे कोई वायरस एंटर कर गया है और वो किसी सेल को डिस्ट्रॉय कर चुका है, तो उस सेल से एक प्रोटीन निकलती है, उसी को बोलते हैं साइटोकाइन। ठीक है, ये साइटोकाइन फिर आगे जो सेल्स होती हैं, जो हेल्दी सेल्स होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्रोटीन रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल कॉल्ड इंटरफेरोन। ठीक है, साइटोकाइन को इंटरफेरोन भी बोलते हैं। मेक सेल रेजिस्टेंस टू वायरल इन्फेक्शन एंड इनहेबिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरल पार्टिकल्स नाउ मेड बाय आरडीटी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है उनसे ये प्रोटीन रिलीज होती है, और फर्दर जो हमारी हेल्दी सेल्स होती हैं उनको फिर प्रोटेक्ट करती है, और वायरस का मल्टीप्लिकेशन भी रोकती हैं। ठीक है, और नाउ-अ-डेज इसको आरडीटी मेथड से भी प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियली इसको अब बनाना भी जाने लगा है। तो ये तो बात हो गई इनेट इम्यूनिटी की। अब हम जो हमारा सेकंड टाइप था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नंबर 1 इज इनेट इम्यूनिटी, ये देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। एंड नंबर 2 इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी हम पढ़ चुके हैं जिसमें 4 टाइप्स के वेरियर थे। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। दिस इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो इनेट थी उसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल रहे थे। इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीज़ के अगेंस्ट वर्क करती है। स्पेसिफिक एंड मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज एंड लिम्फोसाइट और बोथ। ठीक है, इस इम्यूनिटी में क्या होता है, या तो एंटीबॉडी किल करती है फॉरेन पार्टिकल को, या फिर लिम्फोसाइट किल करती हैं, और या फिर दोनों मिलकर किल करती हैं। ठीक है, ऑल्सो प्रिवेंट इन्फेक्शन इन फर्दर अटैक इन फ्यूचर। ये वाली इम्यूनिटी जो होती है, ये फ्यूचर में अगर कोई इन्फेक्शन दोबारा से होता है तो उसको भी रोकती है। ठीक है, इसमें मेमोरी डेवलप्ड हो जाती है। हमारी जो सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, उनमें मेमोरी सेल्स भी डेवलप हो जाती हैं, जो आगे अगर सेम एंटीजन हमारी बॉडी में, सेम फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको तुरंत किल कर देती हैं। मेमोरी सेल फॉर्म बाय बी एंड टी सेल आर बेसिस ऑफ दिस इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें जो बी एंड टी सेल्स होती हैं, ये मैं भी आपको बताऊंगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मेनली यही सेल्स होती हैं जो मेमोरी डेवलप करती हैं। अब देख लेते हैं इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखिए, 2 टाइप्स के कंपोनेंट हैं इसमें। नंबर 1 है AMIS। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा है। और नंबर 2 है CMIS। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है। AMIS की फुल फॉर्म है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इस इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसको एंटीबॉडी जल्दी जल्दी जनरेट होती हैं और किल कर देती हैं। दूसरा है CMIS, इसकी फुल फॉर्म है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसको सेलुलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसमें एंटीबॉडी डेवलप नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जैसी कोई फॉरेन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं AMIS को, जिसकी फुल फॉर्म अभी क्या थी मैंने आपको बताई थी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है,
कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडी। स्टूडेंट ये जो ए बी लिखा है एम एस के आगे, मैं आपको बताता हूँ सर्कल करके। देखिए ये जो ए बी लिखा हुआ है एक्चुअली ये एंटीबॉडी की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने। तो जितनी बार भी मैं ए बी अगर आपको लिखा दिख रहा है तो वो एंटीबॉडी होगा। एक्चुअली एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, ये जो एंटीजन है दिस वन, ये जो एंटीजन है इसको मैं आगे शॉर्ट में कैपिटल ए और स्मॉल जी लिखूंगा, तो आप समझ जाना। एक्चुअली यही फॉरेन मॉलिक्यूल है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, जो कि बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, यही पैथोजन है एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन फॉरेन मॉलिक्यूल हुआ, और ये जो एंटीबॉडी है ये वाली, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये एक प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में फॉर्म होती है। ठीक है, तो एमएस जो होता है, जो कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म, तो ये क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडी सर्कुलेट इन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, एंटीबॉडी जब फॉर्मेशन होता है एंटीबॉडी का तो ये सर्कुलेट करती रहती है बॉडी फ्लूइड में। और बॉडी फ्लूइड क्या होता है? ये ब्लड प्लाज्मा भी हो सकता है और लिम्फ भी हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, इसमें जो ह्यूमर वर्ड है ये फ्लूइड से मिलके बना है। ठीक है, इसलिए इस इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट रेगुलेट ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो बी आपको दिख रहा है, बी सेल, ये बार बार टर्म आएगा इम्यूनोलॉजी में। एक्चुअली ये बी सेल जो है ये एक बर्ड्स में ऑर्गन होता है, उसका नाम है बर्सा। ठीक है, ये बी सेल की डिस्कवरी बर्सा ऑर्गन में हुई थी जो कि बर्ड्स में होता है, इसलिए इसको बी सेल कहा गया है। और यही बी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं जब बाहर से हमारी बॉडी में अटैक होता है तो। और एंटीबॉडी के थ्रू जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ये जो ह्यूमरल आपको दिख रहा है इम्यूनिटी, ये एंटीबॉडी के थ्रू होती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन दैट इन्फेक्ट थ्रू रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने एमएस के बारे में देख लिया। अब फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा बी सेल एंड मेमरी बी सेल। ठीक है, 2 टाइप्स की सेल यहाँ पे फॉर्म होंगी, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एंटीबॉडी ऑन बी सेल बाइंड एंटीजन, देन ये जो एरो लगा है इसके बाद क्या होता है? जब एंटीबॉडी से एंटीजन बाइंड कर जाता है, फिर उसके बाद बी सेल एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, और उसके बाद बी सेल अपना एक क्लोन प्रोड्यूस करती हैं। क्लोन प्रोड्यूस करने के बाद बी सेल डिवाइड इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमरी बी सेल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्लोनल सिलेक्शन। एक्चुअली ऐसे होता है, देखिए सपोज कीजिए ये कोई सेल है और इस सेल पर ये एंटीबॉडी है। ठीक है, और फॉरेन पार्टिकल कोई आता है बाहर से, सपोज कीजिए फॉरेन पार्टिकल आया और इसकी एंटीबॉडी पर बाइंड कर गया। ठीक है, तो जैसे ही ये बाइंड करेगा, ये वाली जो सेल है ये अपना एक क्लोन बनाएगी, और क्लोन बनाकर ये सेल अपना एक क्लोन बनाएगी, और क्लोन बनाकर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये जो डिवाइड हुई तो इसमें से एक मेमरी बी सेल बनती है। सपोज कीजिए ये जो सेल है ये बी सेल थी, और इससे जो सेल बनी ये एक मेमरी बी सेल बनेगी और एक प्लाज्मा सेल बनेगी। ठीक है, और यही इसमें लिखा हुआ है हेडिंग में, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा बी सेल एंड मेमरी बी सेल। ये जो प्लाज्मा बी सेल होती है यही फॉर्मेशन करती है एंटीबॉडी का। ठीक है, जैसी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर किया गया तो बी सेल डिवाइड हो गई प्लाज्मा सेल में, और उसने जल्दी जल्दी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। और ये जो बची है मेमरी बी सेल, ये मेमरी अपने आप में मेमरी रखती है, जिससे कि कोई यही सेम अगर एंटीजन हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करता है तो ये वाली मेमरी सेल जो होती हैं ये उसको तुरंत किल कर देंगी। ठीक है, तो हमने AMIS के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे CMIS। थोड़ा सा हम प्लाज्मा बी सेल और मेमरी बी सेल के बारे में और पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा बी सेल क्या होती है? सीक्रेट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, जैसे कि मैंने अभी बताया
कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है, प्लाज्मा बी सेल। और मेमोरी बी सेल क्या होती हैं, हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पान, रिमेन डोरमेंट अंटिल एक्टिवेट वंस अगेन बाय द न्यू क्वांटिटी ऑफ सेम एंटीजन। ठीक है, मेमोरी बी सेल हमारी बॉडी में बन तो जाती हैं लेकिन वो डोरमेंट रहती हैं, मतलब इनएक्टिव रहती हैं जब तक कि वही एंटीजन जिसने इसको प्रोड्यूस करवाया था दोबारा से फिर कभी, चाहे वो महीनों बाद आए या सालों बाद आए, जब भी हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो यही मेमोरी बी सेल एंटर हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी और उसको किल कर देंगी। अब ये जो हमने पढ़ा AMIS, इसका रोल क्या होता है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन दैट एंटर इन फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो था जितना भी था एमएस के बारे में था। अब हम सीमिस के बारे में पढ़ेंगे, CMIS। इसको टी सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इसमें जो लिम्फोसाइट होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मतलब लिम्फोसाइट 2 टाइप्स की होती हैं, टी सेल और बी सेल। बी सेल के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया था। टी सेल जो होती है, एक्चुअली टी सेल थाइमस में डेवलप होती है। थाइमस एक ग्लैंड होती है जो हमारी नेक वाले पोर्शन में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जब ये सेल यहाँ पर मैच्योर होती है तो इसका नाम टी सेल पड़ गया। अब देखिए, इन बोन मेरो दिस कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। एक्चुअली ये जो सेल्स होती हैं टी सेल और बी सेल, इनका प्रोडक्शन जो होता है बोन मेरो में होता है। ठीक है, जितनी भी बोन्स होती हैं उसके आसपास जो मसल्स एरिया होता है उसको बोन मेरो बोलते हैं। उसी बोन मेरो में ही टी सेल और बी सेल का प्रोडक्शन होता है, और जैसे ही इनका प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। ठीक है, उसके बाद जब प्रोडक्शन हो जाता है तो ये टी सेल जो है ये थाइमस में चले जाती है मैच्योर होने के लिए, और बी सेल दूसरे ऑर्गन में चले जाती है मैच्योर होने के लिए। टी सेल मैच्योर इनटू थाइमस, दिस इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टी सेल इम्यूनिटी। ठीक है, इसलिए इसको टी सेल इम्यूनिटी बोलते हैं क्योंकि इसमें टी सेल पार्टिसिपेट करती है। अब फंक्शन क्या है टी सेल का, टी सेल फंक्शन एज अ इफेक्टर एंड रेगुलेटरी। ठीक है, अब इफेक्टर क्या होता है, ये साइटोलिसिस, सेल इन्फेक्टेड विद माइक्रोब्स एंड ट्यूमर सेल एंड लिम्फोकाइन प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब ये टोटल ओवरऑल इसका कहने का मतलब ये है जो टी सेल होती है वो किल करती है साइटोलिसिस के थ्रू। मतलब जो सेल होती है वो बैक्टीरिया की सेल हुई या वायरस की सेल हुई उसको लिसिस कर देगी, उसको बस्ट कर देती है ये सेल। अब इसका जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो कैसा है, वो क्या करता है, इंक्रीज और सप्रेस अदर लिम्फोसाइट। ठीक है, सपोज कीजिए कोई हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल एंटर किया और बहुत सारी सेल्स एक्टिव हो गई, तो उसमें से कुछ सेल्स सप्रेस हो जाएंगी, मतलब उसको रेगुलेट कर देंगी। अब टाइप्स, ये जो टी सेल होती है कितने टाइप्स की होती है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स। ठीक है, नंबर 1 हेल्पर टी सेल, नंबर 2 साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको किलर सेल भी बोलते हैं, नंबर 3 मेमोरी टी सेल्स, एंड नंबर 4 सप्रेशर सेल, इसको TR यानी कि रेगुलेटरी टी सेल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हेल्पर टी सेल देख लेते हैं, स्टिमुलेट बी सेल टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडी। ठीक है, ये वाली सेल क्या करती है, ये बी सेल को स्टिमुलेट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करे। नंबर 2 कौन सी है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको किलर सेल भी बोलते हैं। ये करती है डायरेक्ट अटैक एंड डिस्ट्रॉय एंटीजन एंड किल देम। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कि मैं एंटीजन को शॉर्ट में एज ही लिखूंगा, तो ये लिखा हुआ है। तो ये वाली सेल क्या करती हैं, एंटीजन को डायरेक्ट किल कर देती हैं। डिस्ट्रॉय बॉडी सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस, और जो हमारी बॉडी में वायरस से इन्फेक्टेड हो गई सेल उनको भी ये डिस्ट्रॉय करती है। नंबर 3 जो है मेमोरी टी सेल। ठीक है, अभी आपने ऊपर मेमोरी बी सेल देखा था, वैसे ही मेमोरी टी सेल भी होती है। ये दोनों ही सेल मेमोरी रखती हैं, मतलब अगर सेम एंटीजन कई साल बाद भी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये तुरंत एक्टिव होकर उसको किल कर देती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज ओरिजिनल इन्वेडिंग एंटीजन ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट एनकाउंटर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है देखिए, मतलब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में फर्स्ट एनकाउंटर करने के बाद कई साल बाद भी एंटर करता है तो ये वाली सेल उसको किल कर देती हैं। कीप रेडी टू अटैक सेम पैथोजन दैट इन्फेक्ट बॉडी अगेन। ठीक है, और हर समय ये तैयार रहती हैं, जैसी कोई सेम एंटीजन कई साल बाद या महीने बाद भी एंटर करता है तो तुरंत एक्टिव हो जाती हैं, तैयार रहती हैं उसको किल करने के लिए। 4th सेल है सप्रेसर सेल, इसको TR या रेगुलेटरी सेल भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, सप्रेसिंग फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर सेल
इनहेबिट इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग बॉडीज ऑन सेल। ठीक है, ये जो सेल्स बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाती हैं उसको रेगुलेट करती हैं, जिससे कि भी हमारी अपनी सेल को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब इसका रोल क्या है? रोल ऑफ CMIS, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, रिएक्ट अगेंस्ट टिश्यू ट्रांसप्लांट। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट हो रहा है, आपने देखा होगा कोई किसी की किडनी खराब हो जाती है तो वो ट्रांसप्लांट करते हैं उसको, किडनी को किसी और से लेकर, तो वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो वो उसका रिजेक्शन कौन रोकता है? यही रोकती है टी सेल इम्यूनिटी अगेंस्ट बॉडी ऑन सेल्स विच बिकम कैंसरस। ठीक है, और जो हमारी बॉडी में कैंसर की सेल्स होती हैं उनको भी ये किल करती हैं, उसको रेगुलेट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, यही जो था जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, उस दिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए थे, तो इस वीडियो के थ्रू आपका ये वाला टॉपिक कवर हो गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके अपने फेयर नोट्स बना सकते हैं, और इसके बाद मैं अगर आगे वीडियो होगा तो उसको बनाकर भेजूंगा या फिर क्लास में आपकी आगे टॉपिक कवर करवाऊंगा। थैंक यू।